जा रहा है जयपुर में, जहां भारी मात्रा में ब्राह्मण समाज एकजुट हुआ है। तो इसी के साथ आपका स्वागत है जन टीवी उत्तराखंड में और मैं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। तो चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विदेश में दिए राहुल गांधी के बयान की सीएम धामी ने की निंदा। कहा, राहुल ने विदेश की धरती पर अपने देश को किया बदनाम। राहुल गांधी को देश की जनता माफ नहीं करेगी। खटेमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर किए पलटवार। कहा, जाम नहीं काम दो। हेलीकॉप्टर की सवारी जनता पर पड़ रही है भारी। अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद। रामनगर में होने वाली G20 की बैठक को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत कर रहे मॉनिटरिंग। कल्चर नाइट का होगा कार्यक्रम। रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखे जाने की सहमति। हैदराबाद पुलिस ने 30 लाख की चोरी का किया खुलासा। दोस्त ही निकला चोर। सरेंडर से पहले ही पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चोरी की रकम और आभूषण किए बरामद। अब खबरें विस्तार से। विदेश में राहुल गांधी के बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। वहीं उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाकर देश का अपमान किया गया है। राहुल ने विदेश की धरती पर अपने ही देश को बदनाम किया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से राहुल गांधी ने विदेश जाकर विदेश की धरती पर भारत के लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाई हैं। वह निश्चित रूप से उनकी हताशा और निराशा का परिचायक है। और ये उस देश की धरती पर जिसने हमारे देश को वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा, किसी एजेंडे के तहत निश्चित रूप से विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राहुल गांधी देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को नई दिल्ली कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के अंतर्गत श्री अन्न के विधिवत शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में 2 दिवसीय ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन श्री अन्न का उद्घाटन किया। कृषि मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में मंडुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,578 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि मोटा अनाज पौष्टिक रूप से धनी है क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन और विटामिन होते हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार मिलेट्स के उत्पादन और विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाइजीरिया, गाम्बिया, श्रीलंका, सूडान, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस के कृषि मंत्री और उत्तर प्रदेश एवं देश के अन्य राज्यों के कृषि मंत्री उपस्थित रहे। देहरादून हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट सलाहकार समिति देहरादून की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांसद हरिद्वार लोकसभा और अध्यक्ष विमानपत्तन सलाहकार समिति देहरादून डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट भवन के सभागार में विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से एयरपोर्ट का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम रखे जाने की सहमति प्रदान की गई। तो वहीं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर चर्चा की और व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए। निश्चित रूप में, क्योंकि ये देवभूमि नहीं है ये एयरपोर्ट। और आज ये भी सारी समिति ने ये तय किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको हमारा राज्य दिया, उत्तराखंड राज्य। तो ये जो 2018 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी ये चाहा था कि इस एयरपोर्ट का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हो। तो आज हमारी कमेटी ने ये सबकी सहमति से, सर्वसहमति से ये तय किया है कि इस एयरपोर्ट का नाम अटल बिहारी वाजपेयी
एयरपोर्ट और इसका प्रस्ताव हम भारत सरकार को हम भेजेंगे। समिति की बैठक हुई, जहां बैठक में जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखे जाने की सहमति बन गई है। तो वहीं जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर चर्चा की और व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए गए। देहरादून हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट सलाहकार समिति देहरादून की बैठक का यह आयोजन किया गया था, जहां बैठक में सांसद हरिद्वार लोकसभा और अध्यक्ष विमानपत्तन सलाहकार समिति देहरादून डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला। हिमांशु, विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक हुई है, जहां जौलीग्रांट हवाई अड्डे का नाम अब बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाने वाला है। क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? निश्चित रूप से सुनील, आपको बताना चाहता हूं कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट का अब नामकरण भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी उनके नाम पर किया जाएगा। और इस हवाई अड्डे की जो सलाहकार समिति की बैठक में इस पर एक सहमति बनी है। साथ ही साथ जो क्योंकि जो उत्तराखंड को बनाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी का अहम योगदान रहा है और हरिद्वार सांसद और हवाई अड्डा सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं रमेश पोखरियाल निशंक, तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंडियों का सम्मान करते हुए अटल जी ने उत्तराखंड राज्य बनाने की देन दी थी और इसी को लेकर इस पर अब मंथन चल रहा है और साथ ही साथ इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने पर, क्योंकि जो जौलीग्रांट एयरपोर्ट है वो काफी छोटा एयरपोर्ट है और डोमेस्टिक फ्लाइट ही वहाँ पर चलती है और इसके साथ साथ अब 245 जो एकड़ जमीन है उसको रनवे के तौर पर विस्तार किया जाएगा और अब इस रनवे की जो लंबाई है वो कुल मिलाकर 2 किलोमीटर से ज्यादा की होगी और इस वजह से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो विमान है वो भी अब यहाँ पर उतर सकेंगे। साथ ही जो एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का जो मास्टर प्लान है वो भी समिति के सामने रखा गया। एयरपोर्ट के जो निदेशक हैं उनके मुताबिक जो जौलीग्रांट का मुख्य बाजार है वो घनी आबादी है, तो इस वजह से अब इस एयरपोर्ट को भी बनाया जाएगा। और साथ ही साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और हरिद्वार से सांसद हैं इस वक्त रमेश पोखरियाल निशंक, उनका कहना है कि इस जो समिति में सदस्य हैं उन्होंने जौलीग्रांट एयरपोर्ट का जो नाम है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का जो सुझाव दिया था और इन सभी पर ध्यान रखते हुए इस जो जौलीग्रांट एयरपोर्ट है और इससे जो संबंधित विभाग हैं, चाहे एयरपोर्ट प्रशासन है, जो सदस्य हैं, उन सब ने अपनी सहमति अटल एयरपोर्ट के नाम से रखने पर जताई है। ये सुनिए। जी, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद हिमांशु। उत्तराखंड का बहुचर्चित अज्ञता हत्याकांड के तीनों अभियुक्त पुलकित, सौरभ और अंकित को पहली बार शनिवार कोटद्वार की अपर जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन पर लगाए गए आरोपों को बताया गया, जिन पर आगामी 28 मार्च को सुनवाई होगी। वहीं तीनों आरोपी में से 2 आरोपी की कोर्ट ने बेल याचिका भी खारिज कर दी है और एक अन्य आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका कोर्ट पहले से ही खारिज कर चुका था। वहीं आरोपियों के आने से कोई अनहोनी न हो, इसको लेकर कोर्ट के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा दिखाई दिया। इस दौरान आरोपियों के वकील अमित सजवान ने बताया कि जांच टीम एसआईटी ने अभियुक्तों पर किए गए आरोप चार्जशीट तय की जाएगी, जिसके बाद अंकिता हत्याकांड मामले में न्यायालय विधिवत अभियुक्तों व गवाहों की सुनवाई की जाएगी। आरोप तय किए जाने थे, तीनों को इसीलिए कोर्ट में पेश किया गया था और तीनों के खिलाफ जो माननीय न्यायालय ने 302, 201 और 354 छेड़छाड़ और देह व्यापार अधिनियम के तहत 4 आरोपित किए। उन्होंने उनकी इसमें से अंकित और भास्कर के खिलाफ 354 नहीं लगी है, बाकी सबके खिलाफ सभी धाराएं लगी है और 28 तारीख गवाही की तो नियत की गई है। 28 मार्च को इसमें गवाह तलब किए जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी।
खटीमा के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर पलटवार किया। इसके साथ ही कांग्रेस के समय और उनके विधायक कार्यकाल के समय हुए विकास कार्यों और आगामी विकास कार्यों का उल्लेख किया। वहीं उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। भाजपा सरकार को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि जाम नहीं काम दो। हेलीकॉप्टर की सवारी जनता पर पड़ रही है भारी। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनसे 500 रुपए में सिलेंडर देने, गुमशुदा का पोस्टर लगाए जाने और भाजपा सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को कांग्रेस के समय की नींव बताते हुए उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। सरकार ने 2-4 दिन में सत्र खत्म कर न तो बजट पर पर्याप्त रूप से चर्चा होने दी, न ही जनहित के मुद्दों को उठने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पक्ष विपक्ष जो बना हुआ है, विपक्ष इसलिए है कि वो जन सरोकारों के मुद्दों को विधानसभा में रखे और सरकार उनका समाधान करे, तो सरकार जनता के मुद्दों से भागती हुई नजर आ रही है। हमने 3 दिन में जो मुद्दे रखे थे, उसके बाद महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर हमने सरकार के सामने जो हमने बातें रखी थी, लेकिन सरकार सत्र को 4 दिन में खत्म कर सरकार ने साफ ये दर्शा दिया है कि उन्हें उत्तराखंड के लोगों के जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद हल्द्वानी पहुंचे विधायक सुमित हृदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुमित हृदय ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों के साथ पक्षपात किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों के विरुद्ध विपक्ष के विधायकों को निलंबित किया। विपक्ष के विधायकों की मांग है कि प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। विकास की जहाँ तक बात है, हल्द्वानी का ISBT कहाँ है, हमारा जू कहाँ है, हमारी रिंग रोड कहाँ है, नजूल यहाँ पे 75% है। मैंने मांग करी कि जो मलिन बस्तियाँ हैं उनको उनका नियमितीकरण कर दीजिए, नजूल का नियमितीकरण करिए, भूमि दरी दीजिए। एक व्यक्ति जीवन भर जो कमाई करता है कहीं ले तो नहीं जाता, लेकिन अगर उसकी जमीन कानूनी तौर से उसके आने वाली पीढ़ियों की हो जाए, सोचिए कितनी बड़ी बात हो। बजट में 10.5% ही उस पूरे बजट में विकास की योजनाओं के लिए बचा है, क्योंकि बाकी चीजें लोन चुकाने में और सरकारी कर्मचारियों की आय देने में, उनकी सैलरी देने में लगी है, तो उसे बड़ा निराशाजनक है। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाले G20 समिट की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत खुद इस समिट की तैयारियों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर के ढिकुली तक सभी विभागों के बीच सामंजस्य के तहत कार्य कराया जा रहा है। PWD और NHI को सड़कों को सही जल्दी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर त्वरित गति से कार्य भी चल रहा है। इसके अलावा विदेशी मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए इस रूट में पड़ने वाले सभी सरकारी दीवारों को उत्तराखंड के कल्चर से पेंटिंग किया गया है। इसके साथ ही पंतनगर से रामनगर तक लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में बिजली के पोल, तार और अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इसके साथ ही रामनगर के ढिकुली में G20 समिट के आयोजन के लिए इवेंट मैनेजर भी तैनात किए गए हैं, जहां एक स्थान पर विदेशी डेलीगेट्स की कॉन्फ्रेंस तो दूसरे स्थान पर कल्चरल नाइट का कार्यक्रम होना है। G20 का जो रूट है पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर ढिकुली तक का, इसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बीच तालमेल बिठाते हुए काम किया गया है। इसमें सबसे पहले तो खैर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही है। इसमें एयरपोर्ट को भी एक नया लुक दिया जा रहा है। एक तरीके से उसमें जो चीज़ें छूटी हैं वो पूरी कराई जा रही हैं, चाहे उनका अराइवल एरिया हो, वेटिंग एरिया हो, डिपार्चर एरिया हो। उसके बाद जो एयरपोर्ट के बाद की जो रोड्स हैं, मटकोटा बैंड तक, मटकोटा के बाद इंदिरा चौक तक, इंदिरा चौक के बाद फिर ये गदरपुर होते हुए गड़प्पू तक और ढिकुली तक। इसमें NHI की रोड्स पे रिसर्फेसिंग, जो मीडियन है, मीडियन में बहुत अच्छी घास लगाई जा रही है, प्लांटेशन हो रहे हैं। जो रोड साइड में सरकारी दीवारें हैं, इसमें जो उधम सिंह नगर का प्राधिकरण है उसको एक काम दिया गया है कि उसमें आकर्षक उत्तराखंड के कल्चर पे, उत्तराखंड की थीम पे पेंटिंग्स, ये काम भी अच्छा चल रहा है। काम हुआ, उसके बाद हमने मैडम को भी अवगत कराया था। कब की बात? ये सब 2019 से
अज्ञात व्यक्ति ने बड़ी की राजपुतान गांव में स्थित 2 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर में स्टोर के मेन शटर का ताला तोड़कर संदूक के अंदर रखी 30 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी कर ली, जिसके संबंध में मकान मालिक ने थाना हैदराबाद में शिकायत दर्ज कराई। परिवार में मौजूद 32 लोगों की मौजूदगी में चोरी कई सवाल पैदा कर रही थी। मुखबिर द्वारा जानकारी दी गई कि कुछ दिन पहले रिपेयरिंग के दौरान वहां पर बिजली मैकेनिक और पोते के कुछ दोस्तों का आना जाना हुआ था, जिसके बाद पोते के दोस्त आरोपी अली खान को कोर्ट में सरेंडर करने से पहले ही पुलिस ने चोरी के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि रिपेयरिंग के दौरान मकान के अंदर संदूक में रखे माल की जानकारी प्राप्त हुई थी। घर में निवासरत लोगों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ समय पूर्व उनके घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा था, जिसके संबंध में उनसे कुछ आस पड़ोस के लोग एवं मित्र द्वारा उसमें सहायता की गई थी। उसी दौरान वादी के ही परिचित के एक मित्र ने उसमें रखे हुए माल को इधर उधर किया और उस दौरान उसमें पूरे माल की जानकारी कर ली गई थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अभियुक्त द्वारा अपनी आर्थिक तंगी को कोट करते हुए उस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है एवं पूर्ण 100% माल बरामद किया गया है। बरामद किया गया माल की अनुमानित लागत कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। हल्द्वानी के सुभाष नगर क्षेत्र में पुलिस ने घर से चल रहे शराब के बड़े गोदाम को पकड़ा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम के साथ सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह भी मौके पर पहुंची। चेकिंग करने पर 2 घरों के कमरों से पुलिस ने भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड की शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची उससे पहले ही शराब तस्कर कमरा बंद कर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने दोनों कमरों को खुलवाया। इन कमरों में शराब को स्टॉक कर होम डिलीवरी की जाती थी। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने कमरे से टैक्सी स्टैंड, पार्किंग की गई कई बुकें भी बरामद की है, जिसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि सुभाष नगर के इस घर में लंबे समय से अवैध शराब का खेल चल रहा था। 112 पे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी कमरे में जो है वो अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, वहाँ से उसकी खरीद फरोख्त होती है। तो इसको लेकर आज पुलिस और मैं भी मौजूद हूँ प्रशासन के रूप में और हमारी आबकारी की टीम भी है। एक जब संयुक्त छापेमारी की गई तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बोतलें बरामद हो गई हैं और इसमें जो हमारी आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। हल्द्वानी में पुलिस और एसओजी कार्रवाई करते हुए गोलापार के खेड़ा क्षेत्र से 102 ग्राम स्मैक के साथ किच्छा उधमसिंह नगर जिले के रहने वाले एक तस्कर को पकड़ा, जो कि यहां पर स्मैक की तस्करी करने के लिए आया हुआ था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से पुलिस को एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिसे सीज कर दिया गया है। युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इससे जब तलाशी ली गई तो इसके बैग में 102 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। ये मोहम्मद आरिफ आपका किच्छा दरऊ का रहने वाला है। इसके द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में बताया गया है कि मोहम्मद शरीफ के द्वारा इसको ये बेची गई थी, जो सुतारगंज का रहने वाला है और यहाँ लोकल पैडलर्स को ये बेचने आया हुआ था। तो इसके जो पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है उधमसिंह नगर से वो मांगा जा रहा है। इसके अलावा मोहम्मद शरीफ की क्या भूमिका है वो भी देखी जा रही है। उसके अलावा यहाँ के लोकल पैडलर्स को भी खंगाला जा रहा है। मुझे आगे के इससे निश्चित रूप से आगे बड़ी सफलता मिलने की संभावना देखी जा रही है। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा में आने वाले यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हरिद्वार पुलिस प्रशासन अभी से ही यातायात की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। एसएसपी अजय सिंह ने चारधाम यात्रा को लेकर रुड़की, लक्सर और हरिद्वार के मार्गों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्रा में आने वाले यात्रियों के रूटों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और साथ ही कावड़ यात्रा भी, जिसमें बीते वर्ष से ज्यादा यात्री आने की उम्मीद है, जिसको लेकर शहर से लेकर देहात तक के मार्गों का निरीक्षण किया जा रहा है। बाईस अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। यातायात की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में पूरा प्रशासन लगा हुआ है। चारधाम यात्रा में किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर प्रशासन दुरुस्त है। एसएसपी अजय सिंह ने चारधाम यात्रा को लेकर रुड़की, लक्सर और हरिद्वार के मार्गों का निरीक्षण लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्रा में आने जाने वाले यात्रियों के रूटों का जायजा भी लिया।
उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और साथ ही कांवड़ यात्रा भी, जिसमें बीते वर्ष से ज्यादा यात्री इस बार आने की उम्मीद है। चारधाम यात्रा से पूर्व श्रद्धालुओं की सुविधाओं और पुलिस फोर्स की तैयारियों के दृष्टिगत पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बद्रीनाथ धाम में स्थित थाना बद्रीनाथ और हनुमान चट्टी चौकी का निरीक्षण किया। उन्होंने विशेष रूप से बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा हेतु स्थापित सीसीटीवी कैमरों को साल भर लाइव रखने के निर्देश दिए। सीसीटीवी कैमरे को लाइव रखने के लिए सोलर लाइट और अन्य व्यवस्थाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। आगामी चारधाम यात्रा के सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। रुड़की के शव विच्छेदन गृह को अब पूरी तरह से कोल्ड स्टोरेज बनाए जाने की मुहिम शुरू कर दी गई है, जहां फिलहाल इस पोस्टमार्टम गृह में एक साथ 6 ही शवों को रखा जा सकता है। वहीं आने वाले 3 महीने के भीतर इसे और भी आधुनिक बनाकर इसके साथ रखे जाने वाले शवों की संख्या 12 से 14 तक कर दी जाएगी। रुड़की सिविल अस्पताल के सीएमएस के मुताबिक पहले इस शव विच्छेदन गृह में 2 डीप फ्रीजर मौजूद थे, जिसमें एक फ्रीजर में एक साथ 4 शव और दूसरे फ्रीजर में 2 शव रखे जा सकते थे। यह फ्रीजर अक्सर पानी भर जाने के कारण खराब हो जाते थे, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब पूरे कमरे को ही डीप फ्रीजर में तब्दील कर दिया गया है। अब इसकी क्षमता बढ़ाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है, जो कुछ ही माह में पूर्ण हो जाएगी। टोटल 6 बॉडी रखने का हमारे पास साधन उपलब्ध थे, लेकिन यूजुअली सब जगह ऐसे ये होता है कि बार बार, क्योंकि जो डेड बॉडी होती है जो 48 घंटे 72 घंटे रखनी पड़ती है, तो उससे पानी के रिसाव के कारण वो कूलिंग सिस्टम हमारा बार बार ख़राब हो जाता था। तो हर 6 महीने में 4 महीने में वो बंद हो जाता था। उसके लिए फिर हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी, क्योंकि वो डीप फ्रीजर का इंजीनियर कोई यहाँ पे होता नहीं है, वो फिर दिल्ली से या गाज़ियाबाद से आता था। तो ये प्रॉब्लम सभी जगह पर होती थी। तो हम लोगों ने अभी उसके अंदर बहुत दिमाग लगाते हुए हम लोगों ने उस जो हमारा कमरा जहाँ पे वो फ्रीजर रखे हुए थे, उस कमरे को ही हम लोगों ने पूरा कोल्ड फ्रॉस्ट रूम में चेंज करा दिया है। और ये अपने आप में ये उत्तराखंड का पहला कोल्ड फ्रॉस्ट रूम बनाया गया है, जिसमें कि अभी वर्तमान में 6 बॉडी आ जाएंगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 5वें राज्य स्तरीय T20 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। प्रतियोगिता में उत्तराखंड की कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यह प्रतियोगिता 5 दिन तक चलेगी। फाइनल मैच 22 मार्च को खेला जाएगा। पहले मैच में अल्मोड़ा और रुद्रपुर के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें अल्मोड़ा में रुद्रपुर को 9 रनों से हराकर जीत दर्ज की। क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया और नगर निगम महापौर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला ने किया। मौके पर नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा समेत श्रमजीवी पत्रकार यूनियन और गोल्ड क्लब के पदाधिकारी मौजूद रहे। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट विगत कई वर्षों से यहाँ पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन गोल्ड क्लब द्वारा विगत कई वर्षों से यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जिससे हमारे प्रदेश लेवल से आई हुई हमारे बेटियों द्वारा यहाँ पर टूर्नामेंट किया जाता है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है हमारी बेटियों के उत्थान के लिए। और इसमें हमारे जो भी प्रतिभागी हैं इसमें, तो उनके भविष्य को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, क्योंकि जो भी यहाँ पर प्रतिभागी आगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जाए। गोल्ड क्लब विगत 5 वर्षों से महिला सशक्तिकरण एवं नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराता है। T20 का ये आयोजन होता है और यह टूर्नामेंट अपने अभियान में सफल रहा है। महिलाओं का सशक्तिकरण। फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।